स्वागत है आज की परिचर्चा में। और हम लोग बातचीत कर रहे हैं इस बार के आईएएस मेंस या यूपीएससी मेंस के सिविल सर्विसेज के जीएस के 1 के पेपर के एक्सप्लेनेशन में। लिख तो मैंने कल ही लिया था रात में, लेकिन अब इसको एक्सप्लेन करने की अपेक्षा प्रेशर पड़ा कि भाई कुछ फॉर्मेट डिस्कस किया जाए। मॉडल उत्तर भी यहाँ तैयार है, लेकिन फॉर्मेट को डिस्कस करना था। GS1, GS2 और ऐसे ये सारी चीज मैंने कर ली है। आज GS2 का पेपर होने GS 3 और 4 का पेपर होने वाला है। लेकिन फिलहाल हम लोग आज चर्चा करेंगे कि प्रश्न पत्र कैसे आए और इनका उत्तर को कैसे लिखना है। और सबसे बड़ी बात, अगर इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं तो अगले आने वाले वर्षों में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, इन 3-4 चीजों के ऊपर हम लोग एक साथ बात करेंगे। डेली 7 बजे इस YouTube चैनल पर यूपीपीसीएस आईएएस के पेपर एक्सप्लेन होते हैं। सारे पर डे एक पेपर को एक्सप्लेन किया जाता है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग चर्चा करते हैं कि 2026 के मेंस में जो पेपर में क्वेश्चंस आए हैं, एक तो उनका मॉडल उत्तर क्या होगा, क्या लिखना होता है, और दूसरा वो प्रश्न अगर आ चुका है तो अगले आने वाले वर्षों में कैसे प्रश्न आएंगे। तो एक एक चीज के ऊपर ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, मौर्य इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए अशोक के अभिलेखों का महत्व बताइए। तो जब बात होती है ना, तो अशोक के अभिलेख तो यही सबसे बड़ा बैकबोन है। अगर अभिलेख नहीं होता तो हम अशोक के बारे में जान नहीं पाते। अब अशोक का अभिलेख एक टॉपिक है। सबसे बड़ी बात, अशोक के अभिलेख से अशोक के बारे में क्या जानकारी मिलती है, अशोक के अभिलेख से मौर्य शासन के बारे में क्या जानकारी मिलती है, अशोक के अभिलेखों का महत्व क्या है, क्या अशोक बौद्ध था, अशोक के अभिलेखों से मौर्य समाज की सीमा का निर्धारण करिए, अशोक के अभिलेखों से वैदेशिक संबंध और भारत में उसके साम्राज्य की सीमा के बारे में क्या पता लगता है, अशोक के अभिलेख मौर्य साम्राज्य की प्रकृति को कैसे बताते हैं, या भारत के इतिहास में मौर्य युग का क्या स्थान रहा है, मौर्य शासन पद्धति और मौर्य शासन के स्वरूप या राजा और प्रजा के बीच के संबंधों की सारी जानकारी अशोक के अभिलेख देते हैं। पिछले 20 वर्षों के आईएएस के मेंस के पेपर को उठा करके देखिए तो इस तरह के प्रश्न आए हैं। चूंकि जीएस का पार्ट है, आर्ट एंड कल्चर भी है इसमें पार्ट है, तो सबसे बड़ी बात है इन दोनों चीजों को लेकर के आपको लिखना होगा। सबसे बड़ी बात, ऑप्शनल के टीचर इस चीज को जब पढ़ाते हैं तो पूरा ऑप्शनल का ज्ञान इसमें उड़ेल देते हैं। नहीं, नॉर्मल चीजें जाननी है कि अशोक के अभिलेख क्या बताते हैं। तो अशोक के अभिलेख बताते हैं कि मौर्य शासन की सोसाइटी और रिलीजियस एस्पेक्ट कैसा था, मौर्य एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा था, मौर्य साम्राज्य का लेंथ या सीमा कहां कहां था, विदेश नीति और कूटनीति मतलब मौर्य साम्राज्य की फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेटिक पॉलिसी के बारे में पता लगता है। और अभिलेख की कुछ अपनी सीमाएं भी हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये वही अभिलेख है जिसके वजह से वेस्ट इधर आ जाइए कामरूप और इधर चोल चेर पांडे और ऐसे, और यहां इन सारी चीजों के बारे में पता लगता है। तो पूछ रहा है कि चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित जो अशोक के अभिलेख है क्या बताते हैं। तो इन्हीं अभिलेखों के आधार पर अब आपको आने वाले मेंस के लिए तैयारी करनी है कि अशोक के अभिलेख मौर्य शासन के बारे में क्या बताते हैं, या जो चीजें यहां पर बताई गई हैं उन सब के बारे में आपकी एक अपनी समझ होनी चाहिए। समझ की बात करें तो यहां पर आपको पता होनी चाहिए कि सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर अभिलेख से कैसे पता लगता है, या अशोक के अभिलेख एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को कैसे बताते हैं, जैसे धम्म महामात्रों की नियुक्ति। अशोक के अभिलेख उसके बाउंड्रीज को कैसे बताते हैं, मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण में कौन कौन राज्य हैं उनके बारे में क्या इंफॉर्मेशन मिलता है। और अशोक अपने अभिलेखों में मिडिल ईस्ट के कई सारे देश के राजाओं का नाम भी बताता है और उनको धम्म अनुसार जीवन जीने की एक मोटिवेशन वाली चीजें भी बताता है। तो आने वाले वर्षों में इसी से सवाल बनेंगे। कोई नई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, वही एनसीईआरटी, वही ओल्ड एनसीईआरटी, रामशरण शर्मा की अगर पुस्तक आप पढ़ते हैं तो एवरीथिंग इंक्लूडेड इन दिस बुक। बुक के चक्कर में ना पड़े, कॉन्सेप्ट के चीजों को समझे कि अगले आने वाले वर्षों से अगर मौर्य एम्पायर से सवाल बनता है
तो या तो कौटिल्य से, या तो मेगास्थनीज से, या फिर मौर्य कला और संस्कृति थे, या फिर अशोक से। यही 4-5 चीजें हैं जो आपको कवर करनी है। दूसरे सवाल को देखिए, भारत के औपनिवेशिक शासन और शिक्षा पर मैकाले, मिनट शब्द गलत लिखा है, मिन्यूट होगा, यहां मिन्यूट लिखा है, हिंदी वाले के प्रति इनका बैर भाव अभी भी लागू है, क्या असर पड़ा? तो आज भी समाज में यह एक नियम है कि समाज के ऊपरी तबके को कन्वर्ट कर लो, ऊपरी तबके को शिक्षित कर लो, ऊपरी तबके को अपने जैसा बना लो, तो निचला तबका उनकी नकल करेगा। और ये चीज आज भी है। इसलिए देखिएगा, बॉलीवुड के फिल्म स्टार हो या क्रिकेटर हो या कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, अगर उसको लोग ग्रैप्स में ले लेते हैं तो काफी हद तक समाज के ऊपरी तबके की नकल मिडिल तबका करता है और मिडिल तबके की नकल निचला तबका करता है। समाज के एक तरीके से सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बाउंड्रीज यही है। तो मैकॉले ने इसी चीज को लेकर के किया। एनसीईआरटी बिपिन चंद्र की किताब पढ़ेंगे तो एक प्रसिद्ध सिद्धांत है जिसको बोलते हैं टपकन सिद्धांत, कि मैकॉले का मतलब था कि हमें तैयार करना है बाबू। अफ्रीका के बेबून बंदर से एक शब्द बना है बाबू, जो ऑर्डर फॉलो करता है, जो रक्त और रंग से भारतीय होगा लेकिन सोचेगा हमारी तरह। तो जब ये प्रश्न बना, एकदम नॉर्मल सा प्रश्न है और एक तरीके से इसमें आपको यही बताना है कि मैकॉले ने जो एक अपना स्ट्रक्चर तैयार किया था 1835 लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। एकदम कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्न है। बिपिन चंद्र के एनसीईआरटी ओल्ड में यह दिया हुआ है, कोई अतिरिक्त अन्य और पुस्तक भयावह रूप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बताएंगे कि उसकी मैकॉले म्यूनूट का एक मात्र उद्देश्य था कि शिक्षा की भाषा क्या होगी, शिक्षा का स्वरूप क्या होगा, शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा, शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा, और इस शिक्षा से जो एक संक्रमित भारतीय निकलेगा, जो देखने में भूरा होगा, काला और गोरा का मिक्सअप होगा, जैसे मेरा चेहरा देख लीजिए, लेकिन वो सोचेगा वही जो हम चाहेंगे। अर्थात एजुकेशन से एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पर पकड़ बनाने का एक माध्यम था। एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट हुआ कि जो हमारी जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था वो खत्म हुआ और एक तरीके से रटंत घुटंत और लिखंत मेथड एजुकेशन पर लागू हुआ और शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य था बाबू या नौकरी करना या नौकरी के लिए एक वर्ग तैयार करना। काफी हद तक आज भी यही सिस्टम चल रहा है। आज भी हमारे यहाँ एजुकेशन का मेन मोड वही रटंत घुटंत लिखंत और नौकरी पाना है। स्टेट ऑफ माइंड या मानसिकता का निर्माण या अच्छे नागरिक बनना, अब इसका दोस्तों हम मैकॉले पर नहीं दे सकते। फिलहाल इस क्वेश्चन की यही डिमांड है और एनसीईआरटी के 12th क्लास ओल्ड एनसीईआरटी इसके लिए पर्याप्त है। अगले प्रश्न को देखिए, गांधीवादी आंदोलन के महत्व और उनके द्वारा संगठित जन समूह में निहित था। हाल के दिनों में यूपीएससी में गांधी जी के ऊपर बहुत सारे प्रश्न आए हैं, ध्यान दीजिएगा। यूपीएससी में हर दूसरे साल गांधी जी आते हैं। कैसे प्रश्न आते हैं? गांधी जी की विचारधारा और रणनीति। गांधी जी की विचारधारा और रणनीति से उदारवादी काल, उग्रवादी काल, क्रांतिकारी काल, वामपंथ, समाजवाद की तुलना। गांधी जी के जन आंदोलन में हिंद स्वराज में जो उन्होंने बातें कही है उनकी रणनीति कैसे लागू हुई। गांधी जी के आंदोलन का जनाधार ग्रामीण भारत था या गांधी की विचारधारा की तुलना। पिछले 10 सालों से देखिएगा तो गांधी जी पैरेलल करके कंपैरेटिव रूप में इसी तरह प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये प्रश्न थोड़ा स्टैंडर्ड है। अगर सुमित सरकार की किताब अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ी या बिपिन चंद्र की एक पर्टिकुलर बुक आती है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, नॉर्मल से प्रश्न है। अगर 20 साल के यूपीएससी के जीएस के प्रश्नों को देखेंगे तो एकदम कंपेयर हो जाएगा कि गांधीयन आइडियोलॉजी से कॉम्परेटिव स्टडी करके प्रश्न आते ही आते हैं। तो यहां भी आपसे यही पूछा जा रहा है कि आप गांधी और गांधीवादी आंदोलन के बारे में क्या समझ रखते हैं। सबसे बड़ी बात, सोसाइटी के में जो नेशनल मूवमेंट का जनाधार था, गांधी जी की सबसे बड़ी देन है कि एलीट क्लास के मूवमेंट को लेकर के चवनिया मेंबर अभियान चला करके, खादी की बात के, हिंद स्वराज की बात करके, अहिंसा की बात करके, ग्रामीण स्वायत्तता की बात करके, कुटीर उद्योगों की विकास की बात करके, अहिंसा की बात करके इसको ग्रामीण भारत तक ले गए और यही से इनका जनाधार बढ़ने लगा। एक मुट्ठी अनाज दे दो अम्मा,
ये एक मुठिया अनाज सिस्टम लेकर के चले आए, जहां कांग्रेस की मेंबरशिप के लिए लाखों रुपए या हजारों रुपए या सैकड़ों रुपए का प्रावधान था, वहां चवन्नी का प्रावधान लेकर के गए। संघर्ष, विराम संघर्ष और भी चीजें हैं। मतलब गांधीवादी आंदोलन सामाजिक वर्गों में कैसे उभर करके आया, जन संगठन के तरीके, अहिंसा, सत्याग्रह, रचनात्मक कार्य, चरखा, हिंदू मुस्लिम एकता, अस्पृश्यता निवारण वगैरह वगैरह, और इसका असर औपनिवेशिक सत्ता पर पड़ा। 3 बड़े जन आंदोलनों से ब्रिटिश साम्राज्य का ढांचा काफी कमजोर हुआ। कंक्लूड कर दीजिए कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को अभिजनवादी, एलीट क्लास से सबॉल्टन जनवादी बनाने का श्रेय मोहनदास करमचंद गांधी को है। थोड़ा सा टफ है जरूर, जीएस के लेवल पर जरूर टफ है, लेकिन अगर देखेंगे प्रश्न पत्र के रवैये को तो गांधी जी से जो प्रश्न बनते हैं वो ऐसे ही बनते हैं। अब अगले मेंस के लिए फिर तैयार हो जाइए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जितनी भी कड़ियां हैं, जितनी भी विचारधारा हैं, उसका स्टडी या उसका कंपेयर गांधी जी से कैसे होगा। 10-12 प्रश्न उठाइए, उनका कंपेयर करिए, उनकी मेंस आंसर राइटिंग कराइए और दिमाग में चीजों को रख लीजिए कि आज के बाद से गांधी जी के ऊपर कोई प्रश्न बनेगा तो हम लिख लेंगे। हमने अपने तो बच्चों को यह भी तैयार किया था, गांधी वर्सेस सावरकर, गांधी वर्सेस जिन्ना, गांधी वर्सेस पटेल। सिर्फ गांधी वर्सेस नेहरू आप पढ़ पढ़ के पक गए होंगे, लेकिन ये 4-5 एंगल है, हमने सब इन चीजों के ऊपर तैयार किया, क्योंकि अभी जो देश में पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, कहीं ना कहीं उसका छाप या उसका प्रभाव यूपीएससी के पेपर पर भी दिखाई देता है। तो आप इन सब चीजों के लिए तैयार रहिए। अगले प्रश्न को देखिए। चौथा जो प्रश्न है वो पूछ रहा है, फूजीहारा प्रभाव क्या है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के संचालन तथा तीव्रता पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में बताइए। ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। साइक्लोन, एंटी साइक्लोन से प्रश्न आते ही आते हैं। अगर आप पिछले 15-20 सालों के सवालों को देखें तो हर साल साइक्लोन और एंटी साइक्लोन से प्रश्न आते हैं, दूसरे साल करके। इनफैक्ट अब ध्यान देखिए, ज्योग्राफी का कोई भी सवाल हो, अगर आप साइक्लोन पढ़ते हैं या फिर ये देखिए चक्रवात पढ़ते हैं, तो आपको क्या पढ़ना है। चक्रवात क्या होते हैं, चक्रवात कैसे उत्पन्न होते हैं, चक्रवातों का क्या प्रभाव होता है, चक्रवातों की तीव्रता कैसे बढ़ती है, विश्व के किन किन हिस्सों में चक्रवात पाए जाते हैं, इन चक्रवातों से क्या प्रभाव पड़ता है, भारतीय उपमहाद्वीप में चक्रवातों की क्या स्थिति है, भारतीय उपमहाद्वीप में कैसे उत्पन्न होते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप को कैसे प्रभावित करते हैं, और हम मतलब एक भारत का नागरिक इन चक्रवातों से कैसे प्रभावित होता है। देखिएगा तो क्वेश्चन का दायरा बस इतना है। पिछले 15 सालों के प्रश्नों को उठा करके देखें तो प्रश्न यहीं से आए, कोई अतिरिक्त मैटर पढ़ने की जरूरत नहीं है। वही 12th क्लास की एनसीईआरटी और कुछ एक्स्ट्रा जो आपके ज्योग्राफी के जीएस वाले टीचर पढ़ाते हैं, उनसे 2-3 जुड़ी हुई चीजें। अब यहां पर भी वही बताना है कि जब 2 चक्रवात मिलते हैं उष्ण कटिबंधीय इलाकों में, वहां पर यह प्रभाव उत्पन्न होता है। पिछले 10 सालों के पेपर को उठा करके देखिए तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से प्रश्न आए ही आए हैं। क्यों उत्पन्न होते हैं, कारण क्या है, क्या प्रभाव पड़ता है, भारत इससे कैसे प्रभावित होता है, और ग्लोबल वार्मिंग इस चक्रवातों की प्रवृत्ति पर या प्रकृति पर क्या असर डाल रहा है। प्रश्न इस बार भी वही आया। अब इसमें संचालन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तीव्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है, कंक्लूजन मतलब कुछ है ही नहीं इस प्रश्न की। जब मैं इस प्रश्न को लिख रहा था ना, इसमें तो अजीब टाइप का लगा कि भाई ये प्रश्न यूपीएससी में क्यों आ गया, इतना इजी प्रश्न नहीं आना चाहिए। ये जरूर पूछता कि भाई चक्रवातों से भारतीय उपमहाद्वीप कैसे प्रभावित हो रहा है, क्या कौन सा आइलैंड इधर उधर जा रहा है। अभी द इंडियन एक्सप्रेस का सर्वे कर रहे थे तो हमने बच्चों को तैयार कराया कि हरमुज वाले पर जो जहाज ठहरे हुए हैं उससे ग्लोबल वार्मिंग या फिर जो युद्ध जनित स्थिति है उससे भूगोल कैसे बदल रहा है, इस लेवल की तैयारी की थी। बच्चे कल रात में फोन कर रहे थे, सर आपने पूरे 1 साल का रटवा डाला, कुछ नहीं आया, आया वही उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अगर प्रीवियस ईयर्स के पेपर हम लोग डिस्कस नहीं किए रहते तो ये भी सवाल नहीं होता। पूछते फूजिहारा प्रभाव क्या है, इतना आसान नहीं आना चाहिए, क्यों आ गया। अभी देखिए ये भी क्वेश्चन, टुंड्रा प्रदेश प्राकृतिक दृष्टि से नाजुक लेकिन आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहां पर ये जो मैंने चक्रवात डाला, अब इसको मिटा दीजिए।
टुंड्रा प्रदेश क्या है, टुंड्रा का मतलब क्या है, ये कहां स्थित है, भौगोलिक संरचना में इनकी क्या महत्ता है, विश्व के अलग अलग टुंड्रा प्रदेश किस प्रकार की जानकारी हमें उपलब्ध कराता है, सामाजिक आर्थिक इनका महत्व क्या है, वैज्ञानिक शोध अनुसंधानों के केंद्र के रूप में टुंड्रा प्रदेश की महत्ता क्या है। कुल मिलाकर के भूगोल के पाठ्यक्रम में ये टुंड्रा प्रदेश क्या महत्व रखता है, प्रश्न पिछले देखिएगा पीटी में हो, मेंस में हो, इन्हीं चौहद्दियों से आते हैं। तो अब इस प्रश्न का भी उत्तर अगर आपको लिखना होगा तो ये 3-4 पॉइंट हैं जो आपको लिखने होंगे। कैसे, टुंड्रा प्रदेश कहां कैसे पाए जाते हैं, इकोलॉजिकल दृष्टि से इनका क्या इंपॉर्टेंस है, इकोनॉमिक दृष्टि से तो भाई मिनरल्स तो होते ही होते हैं, और एक और भी चीजें हैं कि अगर इसका बहुत ज्यादा अगर हम दोहन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट इफेक्टेड होता है, वही कुछ चिकनी चुपड़ी बातें। और टुंड्रा इलाके के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये चीज करने की जरूरत है। वास्तविकता इसके ठीक विपरीत है। जिस देश के अंदर जितना दम होता है, क्षमता होती है, वो अपने हिसाब से हर मिनरल्स को निकालता है या निकालने की कुवत रखता है। जैसे वेनेजुएला में ट्रंप अंकल का कब्जा कैसे हुआ, दुनिया ने देखा। आगे अगला प्रश्न देखिए, मरुस्थल और भूमि अवनयन में वायु जनित प्रक्रियाओं की भूमिका की विवेचना करिए। प्रश्न 2 साल पहले आना चाहिए था, क्योंकि डिजर्ट के ऊपर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुआ और उसी के तहत पता लगा कि भारतीय इलाकों में भी डिजर्ट बढ़ते जा रहे हैं। अब यहां फिर आइए और टुंड्रा को हटाइए और यहां पर डिजर्ट डालिए। मरुस्थल का क्या मतलब होता है, विश्व में कहां कहां डिजर्ट है, डिजर्ट हमेशा पहाड़ों के पैरेलल वेस्ट साइड में क्यों होते हैं, डिजर्ट कैसे बढ़ रहे हैं, डिजर्ट को कैसे रोके, डिजर्ट के क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग से वो चीजें कैसे बदल रही हैं, वहां की सोशियो इकोनॉमिक या फिर ज्योग्राफिकल कंडीशन को डिसाइड करने में डिजर्ट क्या रोल प्ले करते हैं। और आप लोग क्या करते हैं, उठाते हैं फैक्ट और रटना शुरू करते हैं। नहीं, कॉन्सेप्ट से समझिए कि अगर थार मरुस्थल है तो राजस्थान के अरावली पर्वत से शुरू होकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के पहाड़ तक वो आता है। लेकिन जब से गुड़गांव हमने बनाना शुरू किया और अरावली पर्वत को कतर कतर करके बिल्डिंगें बनानी शुरू की, तो ये यहां का राजस्थान का थार उड़ते उड़ते गुड़गांव से क्रॉस करते करते दिल्ली मुखर्जी नगर से क्रॉस करते करते पहुंच चुका है मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। 2 साल पहले रिपोर्ट आई थी कि अगले कुछ वर्षों में यह इलाका भी डिजर्ट हो जाएगा। वैज्ञानिकों की टीम ने यह भी बताया कि अगले 100 से 200 साल में रेगिस्तान का विस्तार यहां तक हो जाएगा। मिट्टी उड़ के आ रही है, बंजर भूमि का विस्तार होता जा रहा है, उपजाऊ भूमि बंजर होते जा रहे हैं। रोकेंगे कैसे, पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ। तो डिजर्ट को रोकने का कई तरह का साधन है, उसमें से एक पेड़ लगाओ अभियान भी है। और भी भारत सरकार मिट्टी के गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए क्या क्या कर रही है। सिलेबस यही है, अब क्वेश्चन की भी यही डिमांड है, क्या कैसे शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में वायु जनित प्रक्रियाओं का परिचय आपको बताना है, कैसे हवाओं के द्वारा मिट्टी के कण उड़ाए जा रहे हैं और कैसे बालू की टीले कृषि भूमि की ओर जा रहे हैं और कैसे इनसे भूमि की नमी कम होते जा रही है और कैसे डिजर्ट विस्तार होता जा रहा है। मरुस्थलीकरण और भूमि अवनयन में वायु जनित प्रक्रियाओं की भूमिका की विवेचना करिए। सीधा पूछ रहा है, हवा रेगिस्तान के रेत को कैसे उड़ाता है, क्या असर पड़ रहा है, रुकेगा कैसे, जब पेड़ होंगे, जब कुछ ना कुछ बैरियर्स होंगे। अब वो तो हो ही नहीं रहे हैं, पूरा साफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें उड़ रही हैं। इनफैक्ट जब भी तेज हवाएं चलती हैं तो गुड़गांव में जो बड़े बड़े अपार्टमेंट पड़े हैं उनमें भी रेत के कण घरों में ऊपर आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं, क्योंकि सारे पेड़ तो आपने काट डाले, जंगल भी साफ कर डाला और डेवलपमेंट के नाम पर बिल्डिंग बना डाला। फिर वही बात नहीं बनना चाहिए क्या। अगले प्रश्न को देखिए, दक्षिण एशिया में जल संसाधन संपत्ति और विवाद के स्रोत दोनों हैं, उदाहरण देते हुए इस कथन का परीक्षण करें। यह प्रश्न थोड़ा स्तरीय है। दक्षिण एशिया की बात करें तो इसमें हम हैं, और हम का मतलब यहां पर हमारे ब्रह्मपुत्र नदी है, यहां पर गंगा बेल्ट है और यहां पर सिंधु नदी है। यही 3 नदी है ना जो सारी सभ्यताओं का एक तरीके से, तो हमारे और चीन के बीच में विवाद है, हमारे और बांग्लादेश के बीच में विवाद है और हमारे और पाकिस्तान के बीच में विवाद है। सिंधु नदी जो विवाद हो रहा है, 2 साल पहले इस प्रश्न को आना चाहिए, बट यूपीएससी की एक विशेषता होती है, तुरंत घटना के ऊपर प्रश्न कम पूछते हैं, 1 साल 2 साल के बाद वो पूछते हैं। तो साउथ एशिया में देखिएगा तो वाटर डिस्प्यूट है,
साउथ एशिया में एक तरीके से देखिएगा तो पॉपुलेशन डिस्प्यूट है, रिलीजियस डिस्प्यूट तो है ही है। हम और पाकिस्तान, अब इधर तो ये बांग्लादेश भी अब इस्लामिक नाटो में चला गया, एक नई समस्या हमारे सामने उभर के आ रही है। मालदीव हमारा एंटी हो गया है, श्रीलंका हो गया है, नेपाल हो गया है, पाकिस्तान है ही, अफगानिस्तान थोड़ा सा अभी दोस्त बना हुआ है, बांग्लादेश भी है, और म्यांमार अभी फिलहाल चुप्पी साधा हुआ है। कभी कभी तो भूटान को भी हमारे एंटी कराया जाता है। तो अब इन सारी चीजों में प्रश्न को एक बार फिर से देखिए, दक्षिण एशिया में वाटर रिसोर्स, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स दोनों हैं। अब वाटर रिसोर्स के बारे में आपसे पूछना है तो सिर्फ और सिर्फ आपको नदियों के बारे में बताना होगा। क्या बताना होगा कि ये नदियां गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, इनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस अगर आपने जीएस एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो उसमें ये दिया हुआ है। एसेट्स कैसे हैं, तो भाई हमारी कृषि भूमि है, इससे हम पानी भी पीते हैं, बिजली भी उत्पादन करते हैं, और इनफैक्ट हमारी पूरी सिविलाइजेशन का सेंटर है ये जल स्रोत। गंगा नहीं होता तो हम भी नहीं होते, नदियां नहीं होती तो सभ्यताएं भी विकसित नहीं होती हैं। ठीक उसी तरह इंडो पाक रिलेशनशिप, सिंधु जल संधि, भारत बांग्लादेश, तिस्ता और गंगा जल आवंटन। मजे की बात, कावेरी कृष्णा नदी आंतरिक भी विवादें हैं। अब तो हरियाणा ने भी कह दिया है, सॉरी पंजाब ने भी कह दिया, हरियाणा और दिल्ली तुम लोग टैक्स दो, पानी हम ऐसे ऐसे छोड़ेंगे या फिर ऐसे। विवाद का कारण क्या है? अनइक्वल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, क्लाइमेट चेंज और ऊपरी निचली तटवर्ती राज्यों के अधिकार। पंजाब ने कैसे ठोका? हरियाणा और दिल्ली के ऊपर। ठीक उसी तरह भारत और चीन के बीच में ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवाह के ऊपर छेड़छाड़ करके भारत पर दबाव बनाने की एक लॉन्ग टर्म रणनीति चीन अपना रहा है। मैंने जानबूझ के इस पॉइंट को नहीं लिखा, आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो एग्जामिनर आपसे जानना चाहता है कि साउथ एशिया में जो वाटर पॉलिटिक्स चल रही है, शब्द पर ध्यान दीजिएगा, वाटर पॉलिटिक्स या वाटर डिप्लोमेसी, इसके ऊपर आपकी क्या नजर है? वाटर डिप्लोमेसी इंटरनल कैसे है, आंतरिक रूप से कैसे चल रही है, और वाटर डिप्लोमेसी एक्सटर्नल कैसे चल रही है? तो एक्सटर्नल पर पाकिस्तान और भारत है, इंटरनल पर भारत के 16 राज्यों के बीच में जल बंटवारे संबंधी विवादों को देखा जा रहा है। सिर्फ कृष्णा और कावेरी नहीं है, 16 राज्य हैं जिनके बीच में आपस में जल विवाद। शानदार प्रश्नों की श्रृंखला कड़ी में, मतलब ये पहला प्रश्न था जिसमें मुझे लगा कि सच में यूपीएससी जिस क्वालिटी को खोजता है वो क्वालिटी पहला ये प्रश्न था जिससे पता लगा। आगे देखिएगा 8वां प्रश्न, सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद की चुनौतियों के बावजूद विविधता में एकता भारतीय समाज की मुख्य विशेषता बनी हुई है। जब बात होती है भारतीय समाज की ना, तो भारतीय समाज की विशेषता विविधता व एकता। ध्यान दीजिएगा यह कैसे प्रभावित है, सोशल मीडिया इसको कैसे इफेक्टेड कर रहा है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इसे कैसे इफेक्टेड कर रही है, बाह्य देशों की जो डीप स्टेट की भूमिका है वो कैसे इफेक्टेड हो रही है, विविधता और एकता में क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो बहुत ज्यादा देखने को परिवर्तन मिल रहा है। बाहुबली फिल्म उतनी ही एक्सेप्टेबल पूरे भारत में हुई जितनी दक्षिण भारत में है। आज भाषा की दीवार टूट गई है, खान पान की दीवार भी टूट गई है, उत्तर और दक्षिण, पूरब और पश्चिम का भेद समाप्त हो गया है। कम से कम मैं एक दक्षिण भारतीय हूं, मैं भारत के दक्षिणी राज्य से हूं, मैं भारत के पूर्वोत्तर से हूं, मैं भारत के उत्तरी राज्यों से हूं। ये पिछले 20 सालों में संचार क्रांति ने इसको संबल प्रदान किया। ठीक उसी तरह सांप्रदायिकता भी रही और क्षेत्रीयता भी रही। तो सांप्रदायिकता तो कहीं कम नहीं हुई है, क्षेत्रीयता जरूर कम हुई है। कैसे? जम्मू कश्मीर की कश्मीरियत जमहूरियत, पंजाब का खालसावाद, उत्तर प्रदेश बिहार का धरतीपुत्र की निकली हुई सामाजिक न्याय की ज्वाला, मराठी मानुस, द्रविड़वाद दक्षिण भारत का, पूर्वोत्तर राज्यों के पृथकतावाद, या एक तरीके से हम अलग देश की मांग कर रहे हैं।
बंगाली अस्मिता या आदिवासी अस्मिता, ऐसे कई सारी चीजें थी, क्षेत्रीयता जो पिछले 80 सालों से चल रही थी। हाल के दिनों में क्षेत्रीयता की पूरी विचारधारा राष्ट्रवाद या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा से इफेक्टेड दिखी है। इतने एंगल हैं जो पिछले 10 साल 12 सालों से इफेक्टेड हो रहे हैं और पेपर में यही प्रश्न आ रहे हैं। तो पेपर में एकदम नॉर्मल सा प्रश्न आया कि सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद की चुनौतियों के बावजूद विविधता में एकता भारतीय समाज की विशेषता बनी हुई है। मतलब इतनी सारी चीजें हो रही हैं लेकिन फिर भी विविधता में एकता, ये चीजें दिखाई दे रही हैं। हाल के दिनों में सांप्रदायिकता भी बढ़ी है, क्षेत्रीयता जरूर कम दिख रही है, प्रभावहीन दिख रही है, बट समाप्त नहीं हुई है। कारण क्या है कि पिछले 2 दशकों में सोशल मीडिया ने नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी को, राष्ट्र प्रथम, एक भारत की, उन्नत भारत की कॉन्सेप्ट को इस कदर सामने रखा है जिसके वजह से रीजनलिज्म थोड़ा कम हुआ है। कॉम्युनलिज्म तो अभी भी है उसी तरह, सेकुलरिज्म खत्म हो चुका है। ये चीजें उभर के आ रही हैं। तब आप इसके पेपर को जब आप डिस्कस करेंगे तब इसमें ये सारी चीजें आपको लिखनी होगी। क्या कि मल्टी कल्चरल, मल्टी रिलीजियस या मल्टी लिंग्विस्टिक सोसाइटी जो भारत की एक विशेषता रही है, कई सारे चैलेंजेस आए हैं जिसमें सांप्रदायिकता है, रीजनलिज्म है, उससे समस्या जरूर पनपी है। देश के एकता और अखंडता को भी चुनौती मिली है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल का एक जो ढांचा है, एक फ्रेमवर्क है, सेकुलरिज्म की या कॉमन कल्चरल विरासत, ये शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, उससे हमारी एकता अभी भी बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात, हमारा समाज ही इस कदर है। ध्यान रखिएगा, भारतीय समाज की एक बड़ी विशेषता मेरे एक अमेरिकन मित्र ने बताई थी कि भारत में, विशेषकर पूरे भारत में, हिंदू सोसाइटी की एक मानसिकता है कि वो बहुत ज्यादा किसी की बुराई नहीं सुनते हैं। दूसरा, अगर समाज में 1-2 लोग हैं उनके अंदर खामियां हैं तो वो उनके साथ एडजस्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप शुरू से एडजस्टेबल हैं, आपके अनेकों देवी देवता हैं, अनेकों पर्व त्योहार हैं, इसलिए आप स्वभाव से ही एडजस्टेबल है। ये एडजस्टेबल मिडिल ईस्ट के कल्चर्स में या सोसाइटी में नहीं दिखता। उनको लगता है हमारी भाषा, हमारा धर्म, हमारा मजहब, हमारा गॉड, हमारा रिलीजियस बुक वही बढ़िया है, बाकी सब जहन्नुम जाएंगे या बेकार है। ये चीजें भारत में नहीं है। तो भारत में अगर डाइवर्सिटी है तो उसमें यूनिटी है। उसके पीछे लॉजिक यही है कि हम माइंड से, हम हार्ट से, हम कल्चरली एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। तो अब सांप्रदायिकता हो या क्षेत्रवाद हो या किसी भी चीज की तरह हो, हमारे सोसाइटी की जो डाइवर्सिटी है और उसमें एक यूनिटी है, उसको ये बहुत हद तक इफेक्टेड करने में सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। थोड़े बहुत चेंज होते हैं। प्रश्न की यही डिमांड है। बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला कड़ी में आया हुआ प्रश्न। अब जो लोग भी सोसाइटी पढ़ते हैं, ये प्रश्न एकदम मेंस आंसर राइटिंग का है। अगर आप सोसाइटी की चीजों को पढ़े हैं तभी आप राइटिंग में इसको लिख सकते हैं। दूसरा, अपंगता को आप किस प्रकार समझते हैं? इस विषय में भारत के समावेशी नीति ढांचे की आवश्यकता सिद्ध करिए। अब यह प्रश्न थोड़ा सा अजीब जरूर है। कारण क्या है? अपंगता जो है इधर के चीजों में काफी पॉपुलर हुआ है सोसाइटी में। हालांकि ये सोशल जस्टिस का प्रश्न है, सोसाइटी में क्यों आ गया पता नहीं है। समावेशी नीति कैसे अपंग लोगों को, दिव्यांग लोगों को जोड़ने में कारगर हुआ है, यही प्रश्न पूछ रहा है। तो इधर हाल के 10-12 सालों के गवर्नमेंट की एक्टिविटी को देखिए तो बिल्डिंग्स में उनके लिए अलग स्ट्रक्चर बन रहा है। सरकारी विभागों की नौकरियां, बैंक के एक जॉब में देखिएगा एक कोई ना कोई विकलांग या एक तरीके से दिव्यांग व्यक्ति होगा जो माइंड से या फिर जैसे भी हो। ठीक उसी तरह उनके एम्पावरमेंट के कुछ रूल्स रेगुलेशंस बन रहे हैं और उनके लिए एक अलग से एक्ट बना है जो कई तरह के राइट्स उनको देता है। यही चीजें लिखनी है तो सोशल जस्टिस का प्रश्न, लेकिन ये समाज में कैसे आ गया पता नहीं। तो यही बताना है सारी चीजों को, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा जोड़ने की संभावना नहीं है। क्या आप सोचते हैं कि डिजिटल तकनीक सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है? समझाइए। बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला कड़ी में एक प्रश्न है कि आज जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है इनका बहुत बड़ा असर हमें दिखाई दे रहा है। कैसे?
कल्याणकारी योजनाओं को ये कैसे प्रभावित कर रहे हैं, समाज के वंचित वर्गों को कैसे जोड़ रहे हैं, ग्रामीण भारत में सुशासन की स्थापना कैसे कर रहे हैं, पूरे भारत में गुड गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को कैसे एप्लीकेबल कर रहे हैं, सिटीजन चार्टर की फीलिंग कैसे इफेक्टेड हो रही है, वंचित तबके को उनका अधिकार कैसे मिल रहा है, कल्याणकारी योजनाएं 100% चरितार्थ कैसे हो रही हैं। राजीव गांधी के टाइम पर एक बड़ा थॉट पॉपुलर हुआ था कि ऊपर से मैं 100 रुपए भेजता हूं तो नीचे 1 रुपए पहुंचता है, 99 रुपए खत्म हो जाते हैं। बट अगर आप देखेंगे तो 14th फाइनेंस कमीशन से केंद्र का पूरा पैसा पंचायत के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। दूसरा, जितने भी प्लान हैं वेलफेयर प्लान, वो सीधे व्यक्ति के अकाउंट्स में खुल जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी बैंक हो। पहले ऐसा नहीं था। प्रश्न पत्र यही जानना चाहता है कि एक समावेशी समाज के निर्माण में डिजिटलाइजेशन कैसे रोल प्ले कर रहा है। तो भारत सरकार जो कुछ भी कर रही है वंचित तबकों के विकास के लिए, आपको इसमें लिख देना है। आपकी इच्छा, इस प्रश्न को आप चाहे जिस रूप में लिखना चाहें। कैसे पहुंचेंगे तो आप बताइए कि सोशल चेंज और इंक्लूसिव सोसाइटी के मोटिवेशन में या एक कैटलिस्ट में डिजिटलाइजेशन हेल्पफुल हो रहा है। कैसे? फाइनेंशियल इंक्लूजन, यूपीआई, डीबीटी, हर सेवाओं की पहुंच हो रही है, ई संजीवनी, दीक्षा, महिला सुरक्षा ऐप वगैरह वगैरह। कुछ समस्याएं भी हैं, वही डिजिटल डिवाइडेड, या फिर इस चीज को दूर करने की जरूरत है, कुछ चिकनी चुपड़ी बातें। मूल बात यही है कि डिजिटलाइजेशन समाज में क्या बदलाव ला रहा है, गवर्नेंस में क्या लेके आ रहा है, सोशल इंक्लूजन को गेन करने में किस तरह हेल्पफुल हो रहा है, रूरल डेवलपमेंट को गेन करने में, या वेलफेयर स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने में, या वीकर सेक्शन के एम्पावरमेंट में। कुल मिलाकर के कंटेंट वही है, प्रश्न जैसे भी पूछेंगे आपके आंसर उसी तरह घूमते जाएंगे। कोई अतिरिक्त बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट इंडियन सोसाइटी की एनसीईआरटी पढ़ी है और इंडियन सोसाइटी के ऊपर जो 10-12 प्रश्न हैं उनके आंसर राइटिंग की है, पिछले के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देखा है, सॉल्व किया है, तो आसानी से इन चीजों को लिख सकते हैं। 150 शब्दों में ही तो लिखना है। इस एक पन्ने में 150 शब्द इतने ही होते हैं जो यहां पर हमने लिखा है, इससे ज्यादा लिखने की संभावना है नहीं। 150 शब्दों के प्रश्नों को लिखने के लिए किसी विशेष ज्ञान की जरूरत नहीं होती है। जो चीजें पेपर में पूछी गई है आपको वही लिखना है। अब 11वें प्रश्न को देखिए। अब यहां पर आपको इंट्रो और कंक्लूजन लिखना है। पूछ रहा है विजयनगर वास्तुकला अतीत की परंपराओं और समकालीन प्रथाओं के सम्मेलन का उदाहरण है। आर्ट एंड कल्चर में विजयनगर एक माइलस्टोन माना जाता है। जो प्रश्न आते हैं वो यहीं से आते हैं। मध्यकालीन भारतीय संस्कृति में विजयनगर की देन। विजयनगर सभ्यता की संस्कृति के ऊपर टिप्पणी करें। विजयनगर कालीन साहित्य के विकासात्मक प्रवृत्तियों पर करें। विजयनगर संस्कृति दक्षिण भारत के पूर्ववर्ती जो भी हैं स्थापत्य कला का एक परचम लहराता हुआ रौद्र रूप करता है। हम्पी विजयनगर की जो राजधानी थी, हम्पी की वस्तुकला विजयनगर के स्थापत्य की महागाथा को बताते हैं। ले दे के यही प्रश्न आते हैं, या कृष्णदेवराय या हजारा विठल स्वामी वगैरह वगैरह। पीटी की बात करें तो यही विदेशी यात्रियों के आगमन और उनके वृत्तांत और यही चीजें लगभग पूछी जाती हैं। प्रश्न नॉर्मल सा है, चूंकि 250 शब्दों में लिखना है तो थोड़ा सा इंट्रो और कंक्लूजन आपको लिखना पड़ेगा। दूसरे खंडों में तो आपको बताना पड़ेगा कि विजयनगर का जो आर्किटेक्ट है और उसमें क्या क्या चीजें झलकती हैं। पूर्ववर्ती चोल, चालुक्य, होयसाल की जो स्थापत्य कला है वो विजयनगर साम्राज्य में दिखती है। कुछ कुछ सतीश चंद्र एनसीईआरटी कहते हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्ट भी दिखाई देता है। लोटस महल, हाथी अस्तबल, मेहराब, कुछ उदाहरण भी है। विठल का हजारा स्वामी मंदिर और भी कई चीजें। और दक्षिण भारत के आर्किटेक्ट में विजयनगर एक माइलस्टोन टाइम पीरियड का इंडिकेटर है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस आंसर में ये चीजें झलकनी चाहिए कि पूर्ववर्ती स्थापत्य कला से आपने इनकी तुलना की है कि नहीं। दूसरा, क्या क्या चीजें पाई गई। तीसरा, साउथ इंडिया के आर्किटेक्ट में इनका क्या रोल है।
यही 3 चीजें हैं। लेकिन मन में एक बात और भी आती है, ये इतना अच्छा था तो ये समाप्त, ये खत्म या इनका विनाश कैसे हुआ? ये चीजें जानकारी जरूर रखिए, बट इस डिस्प्यूटेड चीजों के ऊपर प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, तो आप भी इन चीजों को लिखने से बचिएगा। बेहतरीन सवालों की श्रृंखला कड़ी में एक और आया, भारतीय राज्यों में भाषाई पुनर्गठन नीचे से उठे जन दबाव का आंदोलन था। ये इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस का है, ध्यान रखिएगा। हाल के दिनों में इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस से बहुत अच्छे अच्छे सवाल आ रहे हैं। भारत और पाकिस्तान की तो मांग चल रही थी। अंग्रेजों में कुछ ब्रिटिशर्स ऐसे भी थे जो भारत को 14 से 16 देशों में बांटने की मंसूबे पाले हुए थे। डी बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया, इसमें कौन कौन थे ध्यान दीजिएगा। बंगिस्तान, द्रविड़िस्तान, तेलुगुस्तान, मराठिस्तान, राजपूताना, इधर आ जाइए, पूर्वांचल स्टेट, पंजाब और भी कई तरह के हैं। 16 देशों में बांटने की भूमिका थी। क्योंकि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो जिसकी वजह से अन्य और समस्याएं या मुद्दे थम गए, लेकिन मुद्दा थमा नहीं है। जैसे अंग्रेज गए या जैसे भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, एक द्रविड़ स्टेट की मांग उभर के आई। ये चीजें उभर के आई जब हिंदी को भाषा बनाने की बात की गई तो लगा दक्षिण भारत टूट के बिखर जाएगा। ये उभर के आया, फिर मराठा राज्य बना, फिर इधर अलग बना, फिर पंजाब से पाकिस्तान कटा, इसी पंजाब से हरियाणा कटा, इसी पंजाब से फिर बाद में हिमाचल भी कटा। फिर यहां आइए, आसाम से कट के 7 राज्य बने, बंगाल से कट के पहले बिहार बना था, उड़ीसा बना था, फिर बांग्लादेश बना, आज पुनः गोरखालैंड की मांग चल रही है। तो निचले जन स्तर पर चलने वाले आंदोलनों ने समय समय पर अलग राज्यों की मंसूबे को सफल किया। ये आज भी चल रहा है। अगर देखेंगे तो भील राज आपके आंखों के सामने कुछ समय में हो सकता है बन जाए, या उत्तर प्रदेश को 3 से 4 हिस्सों में, या बिहार से अलग मिथिलांचल की मांग, या बंगाल से गोरखालैंड की मांग, ऐसे चल ही रही है। तो ये प्रक्रिया आज भी चल रही है। लेकिन ये अलग राज्य बनाए जाने की प्रक्रिया थी जब 1946 और 47 में धर कमेटी आई तो उन्होंने भाषा के आधार पर राज्य बनाने के ऊपर अपने विचार दिए, जिसको बाद में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया ने एक्सेप्ट नहीं किया। इतना जबरदस्त जन आंदोलन हुआ कि भाषा के आधार पर पहला आंध्र राज्य बना। तब आया फजल अली कमीशन और उसके बाद 1956 में आया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तब से लेकर राज्य बनाने की प्रक्रिया जारी है। यह राज्य ही बनने की प्रक्रिया थी जिससे भारत एक साथ आज भी है। भारत टूटा नहीं। दुनिया भर के विश्लेषक भारत के टूटने की भविष्यवाणी कर रहे थे। इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंट या आजादी के बाद का भारत, बिपिन चंद्र भी यही लिखते हैं। भारत गांधी के बाद या भारत नेहरू के बाद रामचंद्र गुहा भी यही लिखते हैं। इतनी भारी भरकम पढ़ने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी के 12th क्लास की किताब पढ़िए, प्रश्न वहीं से आया है और आपके उत्तर लिखने के लिए एनसीईआरटी के 12th क्लास की किताब का वो फैक्ट पर्याप्त है। क्या स्वतंत्रता के बाद राज्यों के पुनर्गठन की जो एक हिस्टोरिकल डिमांड थी उभर करके आई, जन दबाव जबरदस्त उभर करके आया। यहीं पर आंध्रा से, महाराष्ट्र से, गुजरात से उभर के आया। फिर उसके बाद 3 कमेटियों ने इनके ऊपर विचार विमर्श करते हुए 1956 में जब भाषा आधार का प्रावधान रख गया तब अलग अलग राज्य बने। रीजनल आइडेंटिफिकेशन, क्षेत्रीय अस्मिता का समायोजन हुआ और कहीं ना कहीं फेडरलिज्म या संघवाद मजबूत हुआ। जन दबाव ने भारत के राजनीतिक मानचित्रों को अधिक व्यवहारिक, लोकतांत्रिक और समावेशी रूप प्रदान किया। एनसीईआरटी जो लिखता है उसी से कंक्लूजन। एग्जामिनर यही जानना चाहता है कि आजादी के बाद के भारत के उठे हुए जन आंदोलनों के प्रति आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं। कोई विशेष ज्ञान पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब जब आप इस चीज को आगे तैयार करें तो यहां पर आप इसको रखें ऐसे। भाषावाद ने राजनीति को कैसे प्रभावित किया। 1947 के बाद से केंद्र और राज्यों की राजनीति को प्रभावित करने में भाषाई विवाद किस तरह प्रभावी होकर के आया। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि अलग राज्यों के निर्माण ने भारतीय समाज को जोड़ने में
काफी हद तक प्रभावकारी भूमिका निभाई है। वर्तमान दौर में भाषाई विवाद अब प्रभावहीन हो चुके हैं। यूपी या बिहार का आया हुआ बेहतरीन क्वेश्चन था। भाषाई विवाद ने भारत की एकता और अखंडता को चुनौती दी, लेकिन वर्तमान में खासकर वैश्वीकरण ने भाषाई विवाद की प्रासंगिकता को समाप्त कर दिया है। भाषाई विवाद अब कोई मायने नहीं रखते हैं, लेकिन कभी इन्होंने संघवाद को चुनौती दी। जनरली इसको GS2 से जोड़ते हैं, लेकिन ये टॉपिक ऐसा है कि इसका हस्तक्षेप GS1 इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस में भी है, GS1 सोसाइटी में भी है, GS2 पॉलिटिकल सिस्टम में भी है, GS3 सिक्योरिटी में भी है, GS4 एथिक्स में भी है, और ऐसे और इंटरव्यू में तो है ही। क्या भिल राज्य बनना चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश को 3 से 4 राज्यों में विभाजित कर देना चाहिए? क्या मिथिलांचल राज्य बनना चाहिए? अगर इस तरह के प्रश्न पूछ दे तो फिर आपका उत्तर क्या होगा? इसको भी आज ही से सोचने की आदत डालिए। तो जब भी आप चीजों को पढ़ रहे हैं, कोई विशेष पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। सोसाइटी में या इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस में 1947 के बाद के जो दौर को आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके ऊपर जो भी प्रश्न बनते हैं उसको चीजों को कवर करें। कैसे कवर करेंगे? दर्जनों पुस्तकें हैं। इंटरव्यू के स्तर पर कौन सी प्रश्न बनेंगे, पॉलिटिकल लेवल पर किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, हिस्ट्री से जुड़े हुए किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, देख लीजिए, मैंने खुद कंपाइल किया। इसमें जो जो टॉपिक है उनको सॉल्व करिए, पढ़िए। कोई ये एक्स्ट्रा बुक नहीं है, बस यूपीएससी के ट्रेंड को समझते हुए आपके माइंडसेट को कैसे मोड़ना है, किस तरह की चीजों को लिखना है, इसी के ऊपर जोर दिया गया है। तो अभी भी भाषावाद समाप्त नहीं हुआ है। अगले मेंस में ये फिर प्रभावी अपनी भूमिका निभा सकता है। अगर देश में कुछ इस तरह की राजनीति उभर करके आ रही है तो प्रश्न आएगा। जैसे नई शिक्षा नीति ने भाषाई विवाद के समाधान के लिए काफी हद तक मार्ग प्रशस्त किया। हमने तो इस लेवल की भी तैयारी की, अपने कंटेंट में 1 साल पहले लिख दिया है, लेकिन यूपीएससी ने इतना हायर लेवल की चीजों को नहीं पूछा। आगे आइए, एक और बेहतरीन सवाल। भारत में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया ताकि औपनिवेशिक शासन के द्वारा छोड़े गए क्षेत्रीय असंतुलन को मिटाया जा सके। देखने में GS3 को लग रहा है, लेकिन ये GS3 है नहीं। आजादी के बाद का भारत, बिपिन चंद्र वाली किताब पढ़ेंगे तो नेहरू जी के टाइम पीरियड में 1947 के बाद से जो कुछ भी परिवर्तन हुआ उससे प्रश्न आज भी पूछ रहे हैं। जैसे हमने गुट निरपेक्ष आंदोलन क्यों अपनाया, हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को क्यों अपनाया, ध्यान रखिएगा क्यों पूछ रहा है। 12th क्लास के एनसीईआरटी में भी है। और ऐसे तो इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के ऊपर रामचंद्र गुहा पढ़ लीजिए, बिपिन चंद्रा पढ़ लीजिए, सुमित सरकार के कुछ लेख पढ़ लीजिए, सुनील खिल्लानी की भारतनामा या आइडिया ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए, रजनी कोठारी की भारत की राजनीति पढ़ लीजिए। सब में एक तरह के ही मैटर आपको मिलेंगे, लेकिन जब बात यूपीएससी की आती है तो आपको वही एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। हमने नेम क्यों अडॉप्ट किया, हमने मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों अडॉप्ट किया, हमने बड़े बड़े उद्योग क्यों लगाए, हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को क्यों इंपॉर्टेंस दिया, या ये कहिए नेहरू कालीन भारत की जो भी गतिविधियां हुई उनके ऊपर प्रश्न बन रहा है। लेकिन आप ये मत कहिएगा कि भारत की सभी समस्याओं की जड़ नेहरू जी हैं, जैसे बीजेपी वाले एक जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी उभार करके सामने उभार करके लेकर के आए। अब ये पुस्तक है नहीं तो मैं अभी आपको आपके सामने दिखाता। साधारण सा प्रश्न है कि ब्रिटिश काल में जो अनियोजित विकास की रणनीति अपनाई गई उससे सिर्फ महानगर डेवलप हुए, भारत के अन्य हिस्से में डेवलपमेंट नहीं पहुंचा। इसलिए मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल लेकर के आया गया, क्योंकि राज्य के पास रोटी कपड़ा मकान, गांवों का विकास, लोगों को बिजली देना, लोगों के लिए घर बनाना, नौकरी देना, ये सब चीजें जिम्मेदारी स्टेट के सामने आ गई। इसलिए स्टेट ने पहल भी की और मिक्स्ड इकोनॉमी के मॉडल को अपनाया कि मिक्स इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर भी डेवलप करेंगे और गवर्नमेंट सेक्टर भी। बिजली बनाना हमारा काम है, प्राइवेट सेक्टर बल्ब बनाएंगे। स्टील बनाना सरकार का काम है, प्राइवेट सेक्टर कांटा छुरी और चम्मच बनाएंगे। तो ये सोच थी मिक्स इकोनॉमी की। क्या इसमें विशेष पढ़ने की जरूरत है? आजादी के बाद का भारत 12th क्लास के एनसीईआरटी में ये सब दिया हुआ है। आपको बस सोच ले के ऊपर काम करना है
कि नेहरू जी के कार्यकाल में या आजादी के बाद के भारत में भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को, मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की नीति को कैसे अडॉप्ट किया, उसके पीछे सोच क्या थी। नेहरू जी की विदेश नीति की समीक्षा करें, पड़ोसी देशों के साथ संबंधों की समीक्षा करें, सेकुलरिज्म पर नेहरू जी के विचारों की समीक्षा करें, वैश्विक देशों के साथ भारत के संबंधों की समीक्षा करें। यही तो आता है। चीन के साथ भारत के संबंधों पर नेहरू जी की नीतियों की समीक्षा करें। कश्मीर पर नेहरू जी की नीति के ऊपर आपके क्या विचार हैं। भारत के राज्यों के रियासतों के ग्रहण के ऊपर सरदार पटेल और नेहरू जी के बीच के जो अंतर्विरोध हैं उसको बताएं। नेहरू जी गलत नहीं थे, नेहरू जी से गलतियां हुई, आलोचनात्मक समीक्षा करें। ये यूपीएससी की डिमांड है, वो नहीं जो आईटी सेल बीजेपी वाले चलाते हैं। अब प्रश्न फिर वही उठता है कि आजादी के बाद के भारत को आप कैसे पढ़ेंगे और कैसे सोचेंगे। तो ये कंपाइल कर दिया है, मर्जी हो तो उलट लीजिएगा, पलट लीजिएगा। 300 से भी ज्यादा पूरे सिलेबस के क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको सोचना है, कुछ पढ़ना नहीं है और लिखने की प्रैक्टिस करनी है कि उत्तर को कैसे लिखेंगे। इंट्रो डालेंगे, योजनाबद्ध मॉडल की विशेषता, पंचवर्षीय योजना है, योजना आयोग, पब्लिक सेक्टर को अलग अलग ढाला गया, बहुउद्देशीय बांध परियोजनाएं लागू की गई। उद्देश्य यही था कि जो अनबैलेंस हो चुका है या जो डेवलपमेंट यहां तक है, इनका विस्तार यहां तक हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हो सकता है कि अगली बार आपसे रिव्यू पूछ ले, इन सभी के ऊपर समीक्षा करिए। तो एक बार जब चीजें कॉन्सेप्ट में आ जाती हैं तो कहीं कोई समस्या नहीं होती। आगे देखिए, ज्योग्राफी का क्वेश्चन। लू, चिनुक, पवन हवाओं की उनमें पाए जाने वाले क्षेत्र, उनकी प्रकृति और जलवायु प्रभाव के आधार पर तुलना करिए। अब जो वायु है, अब इसको ज्योग्राफी में पढ़ना है। वायु के प्रकार, विश्व में वायुओं का वितरण, वायु की प्रभावशील भूमिका, वायु कैसे प्रभावित करते हैं, दक्षिण एशिया में वायु की संरचना, वायु किस प्रकार प्रभावित करते हैं और हमारे सामाजिक आर्थिक दैनिक जीवन में इस वायु की क्या भूमिका है या हो सकती है। प्रश्न देखिएगा तो इनका दायरा यहीं तक सीमित है और इन्हीं से चीजें प्रश्न आती हैं। पिछले 10 सालों में जो भी ज्योग्राफी के एयर टॉपिक से प्रश्न आया वो यही है। अब इस प्रश्न को लिखेंगे कैसे, तब आपको ध्यान देना होगा कैसे लिखेंगे कि जो भी स्थानीय पवने हैं उनका कॉन्सेप्ट और उनका जो रीजनल क्लाइमेट है उनके ऊपर क्या असर पड़ता है, ये आपको दिख रहा होगा। दूसरा, थोड़ा सा कंपेयर करेंगे कि लू कहां कहां निकलता है, चिनुक और फॉन, और फिर इन सब में क्या होता है। तो घर से बाहर मत निकलो, लू लग जाएगा। ये हम बचपन से सुनते आए हैं, या गर्मी के दिन में जाओ तो खूब पानी पी करके जाओ, नहीं तो सूरज भगवान स्टॉप लेकर के चूस लेंगे। ऐसे ऐड भी आता है, पियो रसना। इनका असर क्या होता है, तो हिट वेव तरह की समस्याएं होती हैं, फसल बर्बाद होते हैं। तो अगर चिनुक का क्या असर होता है, फॉन का क्या असर होता है। कहने का मतलब है जो लोकल विंड हमें कैसे प्रभावित करते हैं, प्रश्न यही पूछा गया है। कौन सा इसमें विशेष ज्ञान की जरूरत है कि ऑप्शनल वाले ज्योग्राफी वाले सर आके पढ़ाएंगे। जब एक नॉर्मल स्टूडेंट को लिखना होता है तो एक कोई भी नॉर्मल टीचर जिसकी जीएस की समझ थोड़ी बेहतर है, जिसने यूपीएससी का प्री मेन और इंटरव्यू फेस किया है, वो कोई भी बता सकता है। यही 3 चीज लेनी है। पहले आपको लोकल विंड्स बताना है, फिर कंपेयर करना है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, और फिर इनका सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट बताना है और कंक्लूड कर देना है। मैंने पहले भी कहा है कि कोई भी प्रश्न हो, पूरी सिलेबस को एक साथ पढ़िए कि स्थानीय पवन भारत को कैसे प्रभावित करते हैं, या ग्लोबल वार्मिंग से जो चेंज आ रहा है उससे रीजनल एयर कैसे इफेक्टेड हो रहे हैं। हिट वेव बढ़ रहा है, यूरोप में भी हिट वेव बढ़ रहा है, भारत में भी हिट वेव बढ़ रहा है, और यह भी कहा जा रहा है कि 2027 और गर्म होगा। ठंड वाले प्रदेशों में गर्मी ज्यादा पहुंच रही है। तो अब इस तरह की चीजें उभर करके सामने आ रही हैं। अगले प्रश्न को देखिए, 15वें प्रश्न को। भारत में जलवायु अनुकूलन, क्लाइमेट स्मार्ट कृषि, फूड सिक्योरिटी को हासिल करने में उपग्रह आधारित तकनीकों की भूमिका का विश्लेषण करिए। अब यह प्रश्न देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एक ज्योग्राफी को एग्रीकल्चर से, फूड सिक्योरिटी से और इसरो की गतिविधियों से जुड़ा हुआ है तो क्वेश्चन ये ज्योग्राफी का
लेकिन इसमें एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी और इसरो की गतिविधियां भी शामिल है। तो आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा कि आजकल जो नई स्मार्ट कृषि बातें की गई हैं, तो इसरो बहुत कुछ हद तक लाभदायक है। वही परंपरागत ज्ञान, वर्षा की कैलकुलेशन कर सकता है, मिट्टी की गुणवत्ता बता सकता है, कोई प्राकृतिक आपदा आए उसके बारे में भविष्यवाणी कर सकता है, और जो इरिगेशन वगैरह है उनको भी अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर सकता है। वही तो लिखना है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, फूड सिक्योरिटी बनाने के लिए क्लाइमेट स्मार्ट कृषि हेल्पफुल है। कैसे? उपग्रह बेस्ड पहले से बताएगा, डिजास्टर क्या क्या हो सकता है, फसल और मिट्टी की निगरानी करेगा, रिमोट सेंसिंग, या फिर जो भी रिसोर्स है उनका बेहतर यूटिलाइजेशन करेगा। और ये सब चीजें अच्छी होंगी तो फूड सिक्योरिटी पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और फिर इसरो की यह तकनीक फलाना ठिकाना ऐसे ऐसे। लेकिन मूल बात वही है कि भारत के सिर्फ 4% किसान हैं जो केंद्र सरकार की प्रभावी योजनाओं से लाभान्वित होते हैं। भारत के 80% किसान मार्जिनल या सीमांत कृषकों की श्रेणी में हैं, जो कि सरकार के कल्याणकारी योजनाओं से पूर्णतः लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। ड्रोन कृषि, ये कृषि, वो कृषि, ये भी 10 से 12% किसानों के ही प्रॉफिटेबल के लिए है। लेकिन आज भी भारत की 90% कृषि प्रणाली उसी मॉनसूनी या बरसों रे मेघा मेघा बरसों रे मेघा पर आधारित है। यही कारण है कि एक बार चिदम्बरम साहब ने इंडियन एक्सप्रेस में बड़ी लंबी आर्टिकल लेकर के, वो आर्टिकल पढ़ी भी है मेरे पास, ये बात कही थी कि इकोनॉमी के हर सेक्टर को तो हम डेवलप कर सकते हैं, बट एग्रीकल्चर में जो प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, संरचनात्मक समस्या है, और उसको बिना सॉल्व किए एग्रीकल्चर सेक्टर में बूम नहीं आ सकता है। 3-4 साल पहले उन्होंने बात कही थी, भाई बात तो आप बहुत अच्छा करते हैं, बट 10 साल आप मिनिस्ट्री में रहे, 10 साल में तो आपने कुछ नहीं किया एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। हाँ, छत के ऊपर गोभी लगा के पैसा जरूर बना लिए, धुरंधर फिल्म में दिखाया है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं पाकिस्तान को जाली नोट छापने के लिए यही पहुंचाएं, लेकिन अब इसके ऊपर विवाद का दौर जारी है। सुनिए, आनंद लीजिए और एग्जाम निकाल के आईएएस बन जाइए। 16, वैश्विक व्यापार का केंद्र अटलांटिक प्रदेश से हिंद प्रशांत इंडो पैसिफिक की तरफ स्थानांतरित हो रहा है, कथन का परीक्षण करिए। बड़ा शानदार प्रश्न है। कहने का मतलब है कि वर्ल्ड ट्रेड का नया सेंटर बन रहा है। कैसे? ये देखिए, पूरा मिडिल ईस्ट में आग लगा हुआ है, लगा ही हुआ है। इधर आइए तो ट्रंप अंकल, और इधर इन दोनों में विवाद का दौर जारी है। इनका पूरा यूरोप धीरे धीरे मरते जा रहे हैं, तो बचे कौन? भारत। बचे कौन? चीन और अफ्रीका। नया चैनल हब हो रहा है, वन बेल्ट वन रोड। इधर जापान का मिलिटराइजेशन प्रक्रिया जारी है, दक्षिण कोरिया भी जापान के साथ दिख रहा है। तो अब कहा जा रहा है ब्लडी स्टॉक से रूस पहुंचने का एक नया रास्ता, रूस से कजाकिस्तान होते हुए भारत पहुंचने का रास्ता, कुल मिलाकर के एक नया सेंटर बन रहा है। ये इसी चीज में चीन की चौधराहट को रोकने के लिए क्वाड बना, तो कभी कभी ऑकस बन रहा है। तो चीन ने अपने वर्चस्व को बनाने के लिए एससीओ बनाया, अभी भी चल रहा है। प्रश्न बेहद स्मार्ट है और ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन है आईआर का। अगर आपकी समझ अच्छी नहीं है तो आप नहीं लिख पाएंगे। मैक्सिमम लोग इसमें फॉरेन पॉलिसी वाली चीजें लेकर के आ जाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रश्न ज्योग्राफी का है, तो इसका उत्तर भी ज्योग्राफी के अनुसार आपको देना पड़ेगा। कैसे देंगे ये देखिए। आप बताइए 20वीं सेंचुरी में जियोपॉलिटिक्स और ट्रेड चीजें रीएस्टैब्लिश्ड हो रही हैं। कैसे? चीन, भारत और आसियान देशों का मॉडल डेवलप हो रहा है। यह सदी एशियाई देशों की सदी बनने जा रही है। क्यों? क्योंकि यहीं पर मार्केट है और यहीं पर डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर विद्यमान है, और यहीं पर मलक्का जलडमरू में जो विवाद उभर करके आ रहा है हाल के दिनों में, 1 सालों से, तो उससे एक अल्टरनेटिव हिंद महासागर वाला एक नया इंटरनेशनल हब बनते जा रहा है। क्वाड और आईपीएफ जैसे गठबंधनों का उदय भी इसी
ट्रेड के ऊपर वर्चस्व स्थापित करने, इसको रेगुलेट करने से बना है। एक ही लाइन लिखेंगे और यही कारण है कि वेस्ट इकोनॉमी जो सुस्त हो रही है और एक वर्ल्ड का जो प्रोडक्शन सेंटर बन रहा है वो एशिया बन रहा है। चीन दुनिया भर का उत्पादन केंद्र बन रहा है तो दुनिया भर का सर्विस सेंटर भारत बनता जा रहा है। तो एशियन पैसिफिक जो एरिया है वो वर्ल्ड ट्रेड का एक नया सेंटर बनता जा रहा है और तमाम इंटरनेशनल रिलेशनशिप ज्योग्राफी के या भूगोल के इसी परिवर्तनों को दिखा रहा है। एक बात और मैं कह रहा हूं, फिर बोल रहा हूं, इसको लिखने के लिए बहुत विशेष ज्ञान की जरूरत नहीं है। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसको सोचिए, उसको समझिए और उसको राइटिंग में उतारिए। कैसे उत्तर लिखना है, स्मार्टनेस इसी में है। कैसे एक पेज में 150 शब्द और 1.5 पेज में 250 शब्दों को लिखना है वो आपके आंखों के सामने। 250 शब्द देखिए, एक पेज इधर है, आधा इतना है, और 150 शब्दों के लिए पुनः एक पेज से ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ये आपके आंखों के सामने दिख रहा है। मैंने यहां पहले लिखा, फिर कहा गया कि भाई मार्केट बेहतरीन रंग बिरंगे पीडीएफ का है तो अपलोड करिए, इसीलिए थोड़ा सा विलंब हो गया। आगे देखिए अगला प्रश्न 17 नंबर, भारत में मानव जन्य भूमि उपयोग परिवर्तनों के प्रमुख कारक और भौगोलिक परिणामों का विश्लेषण करें। अब इस प्रश्न को आसानी से देखिए, पूछ रहा है मनुष्य जो भूमि का उपयोग कर रहा है और उससे जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके भौगोलिक परिणाम क्या। और इतना आसान सा सवाल क्यों पूछे भाई, तुम पीटी तो इतना टफ कर दे रहे हो, क्वेश्चन पीटी का हवा नहीं लग रहा है, पीटी में ही बच्चों को लात मार के निकाल दे रहे हो। हिंदी माध्यमों से तो अलग दुश्मनी है, अब तो अंग्रेजी माध्यमों से भी दुश्मनी आ गई। लेकिन मैं बड़ा खुश हूं, इससे कोचिंग इंडस्ट्री की मोनोपोली टूट रही है। पूरा हिंदी बेल्ट सेंट्रलाइज्ड है कोचिंग इंडस्ट्री के इकोसिस्टम पर, उनके सोचने समझने का दायरा वहीं तक सीमित है। लेकिन अब अखबार पढ़ेंगे, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के बारे में नजरिया बनाए रखेंगे और आंख कान और दिमाग को खुले रखेंगे। इतने नॉर्मल सा प्रश्न है तो इसका उत्तर भी नॉर्मल आपको बताना है कि ह्यूमन एक्टिविटीज लैंड के यूटिलाइजेशन को कैसे इफेक्टेड कर रही है। तो भाई अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बहुत सारे केमिकल्स हमने डाले हैं, वनों की कटाई जारी है और जो स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं उनका दिन प्रतिदिन विस्तार होता जा रहा है। मतलब हमने इस जमीन को इस कदर प्रभावित किया, तो परिणाम क्या हो रहा है, इकोलॉजिकल इफेक्ट हो रहा है, वाटर इफेक्ट हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इन्हीं 3 चीजों को बता देना है। क्या मिट्टी खराब, जैव विविधता, मरुस्थल बढ़ रहा है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन गड़बड़ हो रहा है, फ्लड आ रहा है या फिर अन्य कई और चीजें। कुल मिलाकर के पूछ रहा है कि डेवलपमेंट के नाम पर जो जमीन का हम कर रहे हैं उससे क्या परिणाम हासिल हो रहा है। तो आसाम का बाढ़ आपके आंखों के सामने है, उसी तरह बेंगलोर का, पुणे का, मद्रास का, बंबई का और दिल्ली का, मुखर्जी नगर का, राजेंद्र नगर का बाढ़ भी आपके आंखों के सामने है। एक बार बारिश हुई और कैसे राजेंद्र नगर के कोचिंग में जो हाल हुआ बताने की जरूरत नहीं है। एक बारिश होती है, आधा मुखर्जी नगर डूब जाता है। तो हम तो डेली इससे इफेक्टेड हो रहे हैं। पेपर में यही पूछा है। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए किसी विशेष भूगोल के ज्ञान की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस का उत्तर है। पिछले 10 सालों के आईएएस के पेपर को उठाइए और देखिए कैसे प्रश्न आ रहे हैं, उनको लिखिए और 1 साल में जो कुछ भी हो रहा है उसको नॉर्मल प्रश्न लिखिए और अपने टीचर से चेक कराइए। ऐसे चीजों को लिख करके उत्तर आसानी से आप लिख लेंगे या लिख लेंगे। 18 नंबर पर आइए, क्या शहरी भारत में जाति लुप्त हो रही है? अपने उत्तर को उदाहरण से स्पष्ट करिए। एक व्यक्ति ने कहा इंडिया में जाति एक इनविजिबल वॉल है। जैसे मेरा नाम ओमकार नाथ, मेरा नाम ओमकार नाथ ठाकुर बंगाली, ओमकार नाथ पंडित कश्मीरी, ओमकार नाथ चट्टोपाध्याय बंगाली, ओमकार नाथ रेड्डी आंध्रा या तेलुगु वाले इलाके में हो, ओमकार नाथ पटेल हो सकता है गुजरात के होंगे, ओमकार नाथ यादव उत्तर प्रदेश या बिहार के होंगे, ओमकार नाथ गांधी संभव नहीं है, हो सकता है गांधी फैमिली से होंगे। शहरों में अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, मेट्रो है, सिनेमा हॉल है, घर है, एक बिल्डिंग है। जहां हम बिल्डिंग जिस अपार्टमेंट में रह रहे हैं उसमें साउथ इंडियन भी हैं, बंगाली भी हैं, कश्मीरी भी हैं, उड़िया वाले लोग हैं, पूरा भारत उस अपार्टमेंट में। लेकिन गांव में ऐसा नहीं है। तिवारी टोला है, दुबे टोला है, यादव टोला है, ये टोला है, वो टोला है, मोहल्ले बने हैं।
तो शहरों में तो जाति कमजोर हो रही है, लेकिन लोग ये जानने की फिराक में रहते हैं कि मेरा नाम ओंकार नाथ है तो टाइटल नेम क्या है, और उस टाइटल से मेरी पर्सनालिटी को जज करते हैं काफी हद तक। तो जातीयता कमजोर हुई है, जाति खत्म नहीं हुई है। जाति एक अदृश्य दीवार है। वो क्लास में भी बच्चों के बीच में जाति प्रभावी होती है, ऑफिस में आप बैठेंगे तो स्टाफ के बीच में भी जाति प्रभावी है। कुछ बोल रहे हैं, राजनीतिक दलों का समर्थन और विरोध कर रहे हैं, उसमें भी जाति है। तो जाति बदल रही है, जाति अपने नए रूप में हमारे सामने है। जातीयता जरूर समाप्त हो रही है, जाति खत्म नहीं हुई है। एक नए रूप से, अदृश्य रूप में हमारे बीच में जाति बैठी हुई है। थॉट यही है। अब जब इस प्रश्न की बात आती है तो आपको तैयार करना होगा आगे के मेंस करने के लिए कि जाति समाज में कैसे है, क्या जातिवाद समाप्त हो चुका है, जातीयता के नए रंग कैसे हैं, वैश्वीकरण ने जातीयता को कैसे प्रभावित किया है, सोशल मीडिया ने जातिगत संरचना को कैसे बदला है, शहरीकरण ने जातिगत या जातीय संरचना को कैसे प्रभावित किया है। जाति जातिवाद के रूप में सीमित हो चुकी है, लेकिन जातीयता अभी भी विद्यमान है। विवाह, परिवार, नातेदारी में जाति की भूमिका में आने वाले बदलाव की समीक्षा करें। ये 8-10 प्रश्न हो सकते हैं। तो जब भी आप सोसाइटी में कास्ट पढ़ रहे हैं तो यही 10 प्रश्नों को अच्छे से लिखने का प्रयास करिए। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को टच करिए, सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। कोई स्पेशलाइज्ड बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आपको बताना है इंट्रो में, अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ट्रेडिशनल सोसाइटी स्ट्रक्चर के बीच में कोरिलेशन को डिफाइन करता है। कास्ट, जहां जाति कमजोर हो रही है शहरों में, जहां जाति अभी भी सक्रिय है, तो विवाह से लेकर के जातिगत वोट बैंक में जाति अभी भी इफेक्टेड होके सामने आई है। बदलाव क्या हो रही है कि जाति लुप्त नहीं हुई है। मॉडर्न एरा में जाति अपने आप को अनुकूल बनाते हुए सोसाइटी के साथ मिक्सअप हो रही है। कंक्लूजन क्या डालेंगे कि कास्ट खत्म नहीं हुआ है, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशनों के साथ अब एक इनविजिबल वॉल, अदृश्य दीवार के रूप में आज भी सोसाइटी में कायम है। तो पिछले 8-10 सालों के सवालों को देखेंगे तो उसकी पुनरावृत्ति हुई है, कोई नया प्रश्न नहीं है। 19 नंबर के सवाल को देखिए। समकालीन भारत में डेमोग्राफिक ट्रांजैक्शन की चुनौतियों की आलोचनात्मक परीक्षण करें। अब जब बात आती है सोसाइटी से ही है कि ये जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है, कई सालों से प्रश्न आ रहा है, इसका मतलब क्या है? भारत के लिए वरदान है या अभिशाप? भविष्य के विकसित भारत के निर्माण में भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना कैसे प्रभावपूर्ण स्थापित हो सकती है? जनसांख्यिकीय संरचना की कुछ विशेषता और खामियां को बताएं। क्या विकसित भारत के निर्माण में भारतीय समाज महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है? कुछ अन्य और चीजें। कुल मिलाकर के डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर पर यही 8-10 सवाल हैं जो घूम फिर के एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। साधारण सा प्रश्न है, किसी भी अतिरिक्त अन्य और ज्ञान की आवश्यकता यहां पर नहीं है। तो आप बताइए कि भारत में अभी टीएफआर जरूर घटा है, लेकिन हम डेमोग्राफिक डिविडेंड के दायरे में हैं। भारत की 30 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या लगभग 60 से 80% के बीच में है। चैलेंजेस क्या है? ये सारी जनसंख्या निकम्मी है, दिन भर मोबाइल चलाती है, निठल्ली है, ये सब नहीं लिखना। चैलेंजेस क्या है तो बताइए कि स्किल्ड नहीं है। अभी नीति आयोग की रिपोर्ट 2 दिन पहले आई है कि जितने लोग डिग्री लेते हैं उसमें 2 लोग ही हैं जो डिग्री के अनुसार काम करते हैं। नीति आयोग ने ये नहीं कहा कि 2% ही काम के हैं, 98% निठल्ले हैं। एक बार मैकेंजी इंटरनेशनल ने एक बात कही थी कि भारत में जितने भी डिग्री लोग ले रहे हैं उसमें से 20% ही काम के लायक हैं, 80% टेक्नोक्रेट बेकार है। नीति आयोग ने और उसको छान दिया कि 20 नहीं 12% ही काम के लायक हैं, बाकी सब निठल्ले हैं। अब ये 12% से नीचे उभर करके आ गया 2%। लेकिन इस बेइज्जती को सार्वजनिक न लिख करके कहेंगे कि भाई स्किल्ड
और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड चीजें हैं वहां कमी देख रही है। भारत की एक बड़ी जनसंख्या बुजुर्ग आबादी के रूप में है, उनके देखभाल की एक नई समस्या उभर के आ रही है। और एक कई राज्य विकसित और विकास मतलब जो एफडीआई या विकास का दायरा कुछ राज्यों तक सीमित है, जैसे महाराष्ट्र और तमिलनाडु और दक्षिण भारत। अन्य राज्य उस विकास के दायरे से बाहर हैं और अभी भी हमारे यहाँ लैंगिक असमानता है। ये सब कुछ आपको शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। और एक शब्द है इकोनॉमी में ही है, मानव पूंजी ज्योग्राफी इकोनॉमी का पहला या दूसरा चैप्टर है, मुझे याद नहीं आ रहा है, एनसीईआरटी का। उसी में बताया है कि मानव पूंजी क्या होती है, मानव पूंजी कुशल कैसे करें, मानव पूंजी कुशल नहीं होती है तो किसी भी देश के डेवलपमेंट पर क्या असर पड़ता है। वही चीज तो पूछा है। मुझे नहीं लगता कि किसी विशेष ज्ञान की जरूरत है। तो अगर आपने डेमोग्राफिक डिविडेंड वाली चीजों को पढ़ा है या फिर एनसीईआरटी में मानव पूंजी चैप्टर को पढ़ा है 12th क्लास में, शायद इकोनॉमी में है या ज्योग्राफी में, मुझे ध्यान नहीं आ रहा बट है, तो ये सवाल उसी से है। 20वां सवाल, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में भारतीय युवाओं पर ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव क्या है। तो पिछले अगर 10 साल के पेपर को देखें तो वैश्वीकरण से बहुत सारे प्रश्न आए हैं और वैश्वीकरण से रिलेटेड प्रश्नों की श्रृंखला कड़ी का दायरा बहुत बड़ा है। वैश्वीकरण ने भारतीय समाज को कैसे असर डाला है, विवाह, परिवार, नातेदारी को कैसे प्रभावित किया। प्री वेडिंग शूट का कल्चर नहीं था हमारे यहाँ, नाचने का भी कल्चर नहीं था, परिवार के बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देने के लिए आते हैं न कि कमर मटकाने के लिए। जूते दो पैसे लो, ये भी कल्चर नहीं था। ये तो थोड़ा फिर भी अच्छा है, लेकिन ये नाचने का, बड़े बुजुर्गों को कमर मटकाने का इतना शर्मनाक है। बेबी बम्प, बेबी पता नहीं क्या क्या जो भी हो। वैश्वीकरण ने जाति को कैसे प्रभावित किया है, वैश्वीकरण ने पर्व त्योहारों को कैसे प्रभावित किया है, एक भारतीय समाज के मान्यताओं में आधुनिकता और परंपरा की विचारधारा को वैश्वीकरण कैसे प्रभावित कर रहा है, परंपरागत भारतीय महिलाओं की छवि कैसे बदली है, देश की समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था से जुड़े मानकों को भारतीय समाज ने कैसे बदला है, वर्तमान भारतीय समाज किस प्रकार के अभिनव परिवर्तनों को लेकर प्रकट हो रहा है। परंपरा और आधुनिकता का द्वंद्व भारतीय समाज में किस रूप में वैश्वीकृत भारत में प्रकट हो रहा है। यही तो प्रश्न आए हैं पिछले 8-10 सालों से। मुझे तो एक एक चीज याद है, यही चीजें एकदम नॉर्मल सा प्रश्न है सोसाइटी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेक्टर में। तो सोसाइटी में जातिवाद कम हुआ है, जाति समाप्त नहीं हुई है। राजनीति में आए तो आइडियोलॉजी जबरदस्त आया है, सामाजिक न्याय की विचारधारा, राष्ट्रवाद की विचारधारा, धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा सब इफेक्टेड हुई है। इकोनॉमी की बात करें तो वीकर सेक्शन तक डेवलपमेंट प्लान पहुंचा है। सोशल जस्टिस की भूमिका इंप्लीमेंट हो रही है। वेलफेयर स्टेट नए सिरे से उभर करके आया है। निजीकरण की भूमिका में भी वेलफेयर स्टेट उभर करके आया है। कल्चरल तो ये भारत सांस्कृतिक रूप से कितना महत्वपूर्ण था, योग है, भारत का खान पान है, भारत के पर्व त्योहार है, छठ महोत्सव ग्लोबल हो गया, भारतीय गीत संगीत है, एक वैश्विकृत भारत की पहचान वर्ल्ड लेवल पर स्थापित हुई है। उसी तरह अश्लीलता भी आ गई है। हमारी नानी माँ, मम्मी डैडी भी देखिए कमर मटका रहे हैं। कहां तक जो एक माँ की छवि थी वो खत्म होते जा रही है। रील्स कल्चर भी है, मतलब पॉजिटिव निगेटिव दोनों भी है। बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला कड़ी में है। अब इसके लिए कुछ विशेष ज्ञान की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर चीजों को समझना है कि ग्लोबलाइजेशन हमें कैसे इफेक्टेड कर रहा है। सोशल एरिया में एकल परिवार खत का रुझान बढ़ रहा है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात कर रही है। हम जैसे लोग एक रूम में 4 भाई बहन सोते थे, अब हर भाई बहन के लिए अलग अलग सिंगल रूम बन रहा है। अरे भाई, हम तो इस अवस्था में भी जाके अभी भी अपने पिताजी के साथ या माताजी के साथ बैठ के खाना खाते हैं और उन्हीं के साथ सोते भी हैं। एक ही साथ उठना बैठना, एक साथ अभी भी सब्जी लेने का हो तो पिताजी के साथ पीछे पीछे चलते हैं इस अवस्था में। लेकिन ग्लोबलाइजेशन देखिए धीरे धीरे इन चीजों को तोड़ रहा है। उससे टेंशन भी बढ़ रहा है, अकेलापन भी बढ़ रहा है। पॉलिटिकल एरिया में सोशल मीडिया ने ग्लोबल और रूरल लेवल के जितने भी पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनमें अवेयरनेस को बढ़ाया है। इकोनॉमिक सेक्टर में आईटी, सेवा क्षेत्र, गिग इकोनॉमी, स्टार्टअप्स ने कई नए अवसर
को जन्माया है, लेकिन विशेषज्ञता भी बढ़ी है और नौकरियों के दायरे भी सीमित हुए हैं। वेस्ट इकोनॉमी का इंपैक्ट हमारे संस्कृति पर पड़ रहा है, हमारे ट्रेडिशनल वैल्यू कमजोर हुए हैं, वहीं भारत के ट्रेडिशनल वैल्यू पर्व त्योहार भी वर्ल्ड लेवल पर धीरे धीरे प्रभावी होते जा रहे हैं। कंक्लूजन हमेशा मिक्सअप करना होगा कि ग्लोबलाइजेशन ने परंपरा में परिवर्तनों की बुनियाद भी डाली है, भारतीय समाज के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया है और भारतीय समाज गहरे आत्ममंथन के दौर से गुजर रहा है। ये आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन जब बात आती है चीजों को समझने की ना और चीजों को बैलेंस करने की, तो उसमें यही बैलेंसिंग चीजें हैं जो आपको दूसरों से बेहतर नंबर बना देंगे। सच्चाई तो है कि विवाह प्रथा हमारे यहाँ धीरे धीरे लुप्त होते जा रही है। रिश्तों की मान, मर्यादा, प्रेम, समर्पण, सद्भाव खत्म होते जा रहा है। लोक लज्जा भी खत्म होते जा रहा है। पति पत्नी की बीच की पवित्रता भी धीरे धीरे भंग होते जा रहे हैं। बट ये सारी चीजें रियलिटी हैं, इसको लिखना नहीं है। ध्यान रखिएगा, आंसर राइटिंग एक आर्ट है, उत्तर को कैसे लिखें ये भी एक कला है। सच लिखने वाले, वास्तविकता लिखने वाले एक लेखक बन सकते हैं, विश्लेषक बनते हैं, पत्रकार बनते हैं, बट वो ब्यूरोक्रेट नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि एक ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच आपके अंदर है कि नहीं, यूपीएससी का यही आंसर आपकी इस पर्सनालिटी को चेक करता है। तो GS1 हमने पूरा डिस्कस कर दिया। कहीं भी नहीं लगा होगा कि इसके लिए किसी विशेषज्ञ की जरूरत है या किसी विशेष खुफिया किताब पढ़ने की जरूरत है। नहीं, वही एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी है, वही कुछ विशेष कुछ अच्छे नोट्स पढ़ने हैं और वही चीजों को लिखने की प्रैक्टिस आपको करनी है। पिछले 10 से 12 साल के प्रश्न को इकट्ठा करें, नए प्रश्न कैसे बन सकते हैं उनके ऊपर विचार करें और रेगुलर आंसर राइटिंग करें और अपने टीचर या मेंटोर को दिखाएं। पता लगा 20 साल के ये पुरोधा वाले सर हैं, मुखर्जी नगर के स्मार्ट टीचर हैं, मर्सिडीज वाले सर हैं, आके पढ़ाएंगे और चमत्कार हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। अभी सब लोग अपने चेले चपाटियों से क्वेश्चन बना रहे हैं और यहाँ मैंने बैठ के कल ही रात में लिख दिया था। यही नहीं, ऐसे भी लिख दिया और ये भी लिख दिया। और कैसे बाजार में है ये अभी भी और पहले से ही है। हिस्ट्री की अलग है, पॉलिटी की अलग है, इंटरव्यू कैसे देंगे वो अलग है, और जीएस की सारी किताबों में आंसर राइटिंग कैसे करेंगे पिछले 3-4 सालों में मैं रेगुलर ये काम कर रहा हूं। मर्जी हो जुड़िए, मर्जी हो ना जुड़िए, मैं किसी से भी नहीं कहता लाइक करो, सब्सक्राइब करो। लेकिन एक बात ध्यान रख लीजिएगा, राइटिंग स्किल सिर्फ प्रश्नों के उत्तर को लिखने की कला नहीं है। राइटिंग स्किल आपके सोच, आपकी समझ, आपके रुझान, आपकी पर्सनालिटी का ओवरव्यू कैलकुलेशन और मेजरमेंट करता है। इन्हीं सारे आंसर से पहचान होती है कि आपके अंदर एक ब्यूरोक्रेट के लक्षण हैं या नहीं है। आप बेहतर टीचर बन सकते हैं, बेहतर एनालाइजर बन सकते हैं, बट ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच को लाने के लिए थोड़ा सा माइंडसेट बदलना होगा और हमेशा ध्यान रखना होगा कि आंसर राइटिंग करते कैसे हैं। थैंक यू।